नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का अगला टॉपिक। क्या नाम है? कोशिका। तो आज हम कोशिका को डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, इमेज और ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों आज आपको कोशिका पढ़ने के बाद कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि एक ही बार में याद हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, जो कोशिका है हमारी सेल, तो सेल ही क्या होती है? जीवधारियों की आधारभूत। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो क्या है वो? है कोशिका आपकी, जिसे आप सेल बोलते हैं। तो सेल क्या होती है? जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है जीवधारियों की? तो वो है सेल, बताएंगे आप। ये याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये आपको पता होगा, आपको बचपन से आपने पढ़ा होगा दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोमिस होता है सेल, और इसीलिए आपका जो कोशिका की साइटोमिस होता है सेल, तो सेल के अध्ययन को क्या नाम दे देगा? साइटोलॉजी। तो ये भी पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी। किसकी खोज सबसे पहले? सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले खोज कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक बताएंगे आप। और सब इनको आप याद रखें कि इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले पूछा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये थे आपके जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना होगा। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जितने भी हमने हाईलाइट किए हुए हैं, यही सब मेन क्वेश्चन है आपके। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी पढ़ाई विद डीके सर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और वहाँ से आप इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। देखते हैं कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। तो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे एक, एम जे स्लाइडेन। क्या नाम था? एम जे स्लाइडेन। इन्होंने दिया है कोशिका का सिद्धांत। और साथ में क्या थे? जंतु वैज्ञानिक जिनका नाम था थियोडोर स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वनस्पति वैज्ञानिक का नाम था एम जे स्लाइडेन, और जो जंतु वैज्ञानिक थे उनका नाम था थियोडोर स्वान। इन दोनों लोगों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने कुछ बातें बताई थी कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। नंबर 3, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मतलब अपने आप में कंप्लीट होती है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक जीव का निर्माण करती हैं, ये आप इन्होंने बताया। नंबर 4 है कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? केंद्रक, जिसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कहने का मतलब कोशिका की उत्पत्ति क्या है? केंद्रक से होती है। तो अब ये क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आपसे कि कोशिका की सबसे छोटी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये होती है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी है। कोशिका की सबसे छोटा जो सेल है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शत्रुमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? ये है स्पर्म, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। तो मानव शरीर की पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो कहोगे स्पर्म है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये है ओवम, अंडाणु जिसे बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेगा तो ये है तंत्रिका कोशिका। तो ये आप याद रखेंगे कि छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो शत्रुमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की अगर करके पूछा जाएगा तो बताओगे आप स्पर्म है।
सबसे छोटी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो हो गए अंडाणु ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा, लंबी, तो क्या बताओगे आप? तंत्रिका कोशिका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ाई विद डीके के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। अब ये हमारी जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका में क्या है, यह हम कुछ इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं के बारे में देखेंगे दोस्तों। जैसे ये है हमारी जंतु कोशिका, तो इसमें क्या है, ये होता है हमारा केंद्रक, जिसे आप न्यूक्लियस बोल रहे थे। तो न्यूक्लियस क्या था भाई? मेन था, इसी को सृष्टिकर्ता बोलते हैं ना, न्यूक्लियस को ही सृष्टिकर्ता कहा जाता है किसी भी जीवधारी के लिए। तो ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस होता है, इसी के आसपास में एक खुरदरी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है ये? अंतःप्रद्रवी जालिका है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ई फॉर इंडोप्लाज्मिक और आर फॉर रेटिकुलम, ठीक है। और इन्हीं में ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही है, तो ये क्या है? इन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम को बोलते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे ही आपका ये जो था, ये पूरा क्या है, ये जो है आपका, ये पूरा है कोशिका द्रव्य, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका द्रव्य, सॉरी दोस्तों। तो ये हो गया केंद्र, ये हो गई कोशिका झिल्ली बाहर होती है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट हो गया, येलो कलर से ये वाला दिख रहा है, ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। और ये जो इसके अंदर होता है, ये केंद्रक, और केंद्रक के आसपास में खुरदरी सी स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। और इसी अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका में छोटे छोटे से पोर दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं राइबोसोम। इसके बाद से ये है आपका तारक का, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये जो आपको दिख रहे हैं बंडल जैसी स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, इसे तारक का बोलते हैं। और यहाँ पे एक लाइसोसोम होता है, इसके भी बारे में जानेंगे। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है लाइसोसोम, यहाँ पे पाया जाता है, ये आपको दिख रहा है। और ये क्या है? ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? सॉरी, ये है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर की, इसके बोलते हैं गोल्गी कॉय। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। अब ये है पादप कोशिका, और ये है आपकी जंतु कोशिका। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट याद रखना कि पादप कोशिका कैसी होती है? चौकोर होती है, चौकोर। लेकिन जो जंतु कोशिका, ये कैसी होती है? गोल होती है। अब में सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस क्या है, किस चीज़ के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है। तो एक ही डिफरेंस है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो पादप कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। मतलब सेल वॉल पादप कोशिका में पाई जाएगी और सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यही एक मेन डिफरेंस होता है। बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ रहे हैं वीडियो में दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एक एक चीज़ के बारे में। जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर में बात की, क्या होती है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये बात तो आपको बता ही दी है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। तो पादप सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। मतलब जो चीज़ें जानी चाहिए कोशिका के अंदर वही जाएंगी, और बेकार की चीज़ें नहीं जाएंगी, उनको जो है रोकने का पड़ती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली अर्ध पारेगम्य, मतलब सेमी परमेबल, मतलब जो चीज़ें जरूरी हैं सिर्फ वही पास होंगी उसके थ्रू, बाकी चीज़ों को नहीं एंट्री होगी उनकी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। मतलब केवल जरूरी तत्वों का आदान प्रदान होगा, इसीलिए इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हमने सेल मेम्ब्रेन में? तो सभी में सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, ये हमने देख लिया। ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, इसका इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। हमने क्या कहा? सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये आप जरूर याद रखेंगे। यह केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह किस चीज़ की बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। यह पेड़ों की कठोरता भी प्रदान करती है, पेड़ों को कठोर बनाती है आपकी सेल वॉल। जंतु में किस चीज़ की बनी होगी ये?
अगर होगी तो कुछ जंतुओं में होगी बनी होगी लिपिड और प्रोटीन की। प्लांट्स में किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया जिसे आप जीवाणु बोलते हैं, इसमें किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कवक जिसे आप फंजाई बोलते हैं ये बनी होती है काइटिन की, तो फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे दोस्तों आप। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की, जिसे आप सृष्टिकर्ता कह रहे थे। तो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक करते हैं, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक बात है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। सबसे प्रमुख क्यों है? क्योंकि इसी से तो सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रमुख अंग बोला गया है। क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी उसका नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को। इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज, पूछा जाए किसने की तो बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी पूछा जाए तो बताओगे 1831 में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें होता है डीएनए और होता है आरएनए, और इसमें पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। और इसमें क्या है? 70 से 80% प्रोटीन होती है, 10% डीएनए होता है, 2 से 3% तक आरएनए होता है, और 3 से 5% तक लिपिड पाया जाता है, क्योंकि ये है आपके सेल के निर्माण में हेल्पफुल होता है, मतलब मेन काम यही करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका का दिमाग। अब हम देखते हैं अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवीय जालिका जिसको हम बोल रहे थे, ये रही इसकी स्पेलिंग। यह कोशिका के अंतर आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका के अंदर जो है अंदर हेल्प करता है। इसकी खोज किसने की थी? केथ पोल्टर, अल्बर्ट क्लाउडे एंड अर्नेस्ट फुल्लम ने की थी। तो ये आप कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। तो चिकनी की बात कर लेते हैं। चिकनी में क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसी शॉर्टकट में बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मतलब फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को बनाती है। जैसे ये आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी गई है, ये आपको ग्रीन कलर से हल्की सी दिख रही है, तो ये है आपकी चिकनी वाली, ये किसको बनाती है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को बनाती है। ऐसे ही दूसरी की बात कर लेते हैं हम, तो ये है आपके नंबर 2, बी नंबर खुरदरी अंतःप्रद्रवी अलगा, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होती है आपकी प्रद्रवी जलिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था, ये छोटे छोटे से कण दिख रहे हैं आपको, ये वाली जो है ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसे ये क्या करती है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम वाले, ठीक है। तो दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कार्बोहाइड्रेट फैट का संश्लेषण करती है, और एक होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, इसमें क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं राइबोसोम, जो हमारे छोटे छोटे से वो पोर थे, ये देखो छोटे छोटे से बिंदु दिख रहे हैं आपको, तो ये सेल के अंदर में ही होते हैं। तो कह रहा है राइबोसोम यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ये बात तो हमको पता ही है। इनकी खोज किसने की थी? जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी। तो अगर पूछा जाए राइबोसोम की खोज किसने की तो बताओगे जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्पोर होते हैं, तो इसलिए सबसे छोटा अंग कोशिका का सबसे छोटा अंग पूछा जाएगा तो बताओगे राइबोसोम है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल, जिसे आप RNA के नाम से जानते हैं, तो RNA क्या होता है? एक्चुअली में राइबोसोम होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड हिंदी में नाम दिया गया है, तो RNA बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन तो यही बनाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको याद रखनी होंगी बातें। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसमें की थी? तो कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी, कीड़ों में उन्होंने देखा था सबसे पहले। 1890 में आल्टमान जो थे एक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया, क्योंकि जो कोलिकर थे इन्होंने कीट
कीड़ों की जो है रेखित पेशियों में खोजा था, लेकिन फिर अल्टमान जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिकाओं में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होती कोशिकाओं में होती है, और इन्होंने इसका नाम क्या नाम लिखा, बायोब्लास्ट रखा। तो बायोब्लास्ट नाम सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा था अल्टमान ने। 1898 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो ये 3 पॉइंट हैं अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब है यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, 2 झिल्लियां होती हैं, देखो एक ये बाहरी झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली आपको दिख रही होगी पिक्चर में, तथा इन उभारों पर को क्रिस्टी कहते हैं। और ये बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे से ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाली ये होती हैं क्रिस्टियाँ, ये ठीक है ना, तो इसे क्रिस्टी बोलते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे पावर हाउस बोलते हैं, मतलब रसोई घर बोलते हैं। किसका, सेल का रसोई घर बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का रसोई घर बोला जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने थी, क्रिश्चियन डी डुए ने की थी। क्रिश्चियन डी डुए ने की थी। यह कोशिका के अंदर क्या काम करता है, लाइसोसोम का काम होता है पाचन का काम। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो या उस अंग को नष्ट कर देता है। मतलब ये है कि अगर हमारी कोशिका के अंदर कोई भी ऐसी सेल है जो काम नहीं कर रही, बेकार हो गई, तो ये उसको खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसको डिसॉल्व कर देता है और एक नई सेल का निर्माण कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी सेल में। जब पूरी कोशिका काम नहीं करती तो ये क्या होता है, पूरा फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि जो लाइसोसोम है हमारी सेल के अंदर, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब कोई अंग काम नहीं करता है तो ये पूरी तरीके से फट जाता है, और इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर सेल में कोई छोटी सी सेल काम नहीं करेगी तो भी ये क्या उसको डिजॉल्व कर देगा, क्योंकि ये इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, और नई सेल का फॉर्मेशन कर देगा। आप देखते हैं गोल्जी बॉडी को। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन हेल्प करता है, तो बताओगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी काज से हिंदी में बोलते हैं। अब देखते हैं तारक काय। तारक काय को बोलते हैं सेंट्रोसोम। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ भी याद रखेंगे तारक का जो सेंट्रोसोम है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। मतलब एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। कौन, सेंट्रोसोम। यह बेलन जैसी स्ट्रक्चर होती है। यह केंद्रक के पास मौजूद होती है। यह कोशिका के विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। रसधानी, जिसे आप वैक्यूल बोलते हैं, यह एक निर्जीव रचना होती है। इसमें लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव रस कहते हैं। कोशिका रस में जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है लेकिन पादपों में बड़ी होती है। रसधानी जो है वैक्यूल क्या है, ये आपके वैक्यूल्स जो होते हैं ये जंतुओं में छोटी होती है लेकिन पौधों में बड़ी होती है। इसमें क्या क्या होते हैं, जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं प्लास्टिड, लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल 3 प्रकार का होता है। कैसा होता है, हरित वर्णिक, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णित लवक। हरित लवक जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णित को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब इसको तीनों को एक अलग अलग पढ़ते हैं दोस्तों। जो हरित लवक आपका क्लोरोप्लास्ट है, यह क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि यह केवल और केवल पौधों में पाया जाता है, तो पौधों में क्या करेगा, ये भोजन का निर्माण करेगा। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाएगा, क्योंकि भोजन का निर्माण तो पत्तियां ही करती हैं पौधों में ना, इसलिए। इसके अंदर एक हरे रंग का, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
तो हरे रंग का प्रण हरित पाया जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें, क्लोरो, तो क्लोरो हमने पढ़ा हुआ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में, और पत्तियां होती हैं हरी, तो इसलिए आप क्लोरोप्लास्ट को कैसे याद रखेंगे, हरित लवक है ये। ठीक है, इसके अंदर एक हरे रंग का प्रहरित पाया जाता है, इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं, तो रसोई कहा जाता है इसे, हरित लवक को कहा जाता है। और हमारी जो जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसे कहा जाता है पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की रसोई कहा जाएगा हरित लवक को, प्लास्टिड को। अब हम देखेंगे दूसरा अवर्णी लवक। यह रंगहीन है क्योंकि इसमें आ लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें रंग नहीं है, तो इसमें रंगहीन होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे आपकी जड़ें हो गई और जो भूमि के नीचे जो तने होते हैं वो हो गए। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है, मतलब इकट्ठा करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक यह रंगीन होता है। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे फूल और बीज में जैसे होते हैं रंग होते हैं, वो कौन देता है, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट जिसे बोलते हैं, वो उसको रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का जो लवक है जिसके कारण वो कलर उसमें होता है, वो होता है लाइकोपीन। ये बहुत बार पूछे गए हैं कि टमाटर का जो लाल रंग किसके किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन की प्रेजेंस के कारण होता है। गाजर का जो कलर है वो इसके कारण कैरोटीन के कारण होता है। ऐसे ही चुकंदर का कारण विटामिन के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है। या देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई आपको, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये फ्लैजिला हो गई, और ये कुछ रुई सी स्ट्रक्चर दिख गई हैं आपको, शीलिया, ये पाई जाती हैं आपके प्लांट सेल में, सॉरी जंतु कोशिकाओं में। अब हम देखेंगे जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस, क्या सेम चीज़ें हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जंतु कोशिका होती है कैसी होती है, गोल होती है, और पादप कोशिका चौकोर होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, कोश लेकिन इसमें ये सीलिया फ्लैजिला नहीं पाए जाते पादप कोशिका में, हमने देखा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति और लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यही तो डिफरेंस था, मेन डिफरेंस तो यही था कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। तो ये देखो लिखा है, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा जंतु और पादप कोशिका में, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, दोनों में कॉमन है दोस्तों, ये बीच में दिख रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों में क्या पाया जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या पाया जाएगा, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, रसधानी और तारक का सेंट्रोसोम, ये सारे दोनों में पाए जाएंगे। जंतु कोशिका गोल होती है, पादप कोशिका कैसी होती है, चौकोर होती है। जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि जंतु पादप कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में सेल वाल कोशिका भित्ति होती है, और लवक पाए जाते हैं, और लवकों के कारण ही फलों का या पौधों का रंग, फूलों का रंग कैसा होता है, रंगीन होते हैं वो। अब हम देख लेते हैं कोशिका का में जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अंतर पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या मेन डिफरेंस होते हैं। पहला है, यह कोशिकाएं अर्धविकसित, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये होती हैं अर्धविकसित होती हैं, पूरी विकसित नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। नंबर 2, इसमें केंद्रक अविकसित होता है और इसमें केंद्रक पूरा विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम। 70S क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये पूरी विकसित नहीं होती हैं, और ये पूरी विकसित होती हैं यूकैरियोटिक, इसलिए इसमें 80S पाए जाते हैं। नंबर 4, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। नंबर 5 है प्रोकैरियोटिक में, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में होता है, और श्वसन तंत्र इसमें किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड होता है ना, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। इसके उदाहरण क्या है, ये बैक्टीरिया में होता है और माइकोप्लाज्मा में होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक ये क्या है, पौधे और जीव में है, क्योंकि यूकैरियोटिक होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल है। देखो ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें क्या नहीं है,
इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा, कम डेवलप्ड होगा, ठीक है ना, अर्धविकसित होगा। और इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको हमने पूरा अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। पढ़ाई विद डीके के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।